Hi students, मैं अश्विन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन प्रोनाउन सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, उसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, साथ ही साथ एप्लीकेशन पे भी उसका वीडियो पड़ा हुआ है। आप उसे वहां से जरूर देख लें अगर आपने ना देखा हो। और ये जो सेशन यानी कि पार्ट 2 है, इसको अभी हम पढ़ लेंगे। देखिए, प्रोनाउन की वर्कशीट ऑलरेडी आप सभी को प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से अरेंज कर ले और उसे पहले सॉल्व कर ले। एप्लीकेशन पे भी वर्कशीट को अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है पहले उसे सॉल्व कर ले, फिर इस सेशन को देखें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप गेन कर सकें। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 है। इट मींस कि शुरू के 30 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में ही आपको पढ़ा दिए गए हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई एंड टीना विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन के नियम के मुताबिक पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। टीना एक नाउन है जिसकी वजह से थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो 2 3 1 में 1 3 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बॉस? 3 1 होना चाहिए। तो यानी कि आपको क्या करना है, जहां पर आई एंड टीना लिखा है वहां पर टीना एंड आई लिख देना चाहिए। पहले टीना यानी कि नाउन जो कि थर्ड पर्सन है उसे लिखिए, फिर आई यानी कि फर्स्ट पर्सन को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर बोलते हैं किसी अजनबी व्यक्ति को जिसे आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानता। आज द लिटिल गर्ल, वो स्ट्रेंजर उस छोटी सी बच्ची से पूछता है व्हाट वाज हर नेम, कि उसका नाम क्या था, है ना, उसका नाम पूछता है वो। ये देखिए, ये जो व्हाट आप सेंटेंस के बीच में देख रहे हैं ये रिलेटिव है। याद रखिए, जब भी कभी कोई डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि जिनकी शुरुआत में डब्ल्यू एच हो, जैसे कि हु, whom, which, when, what, where, why, ये सारे वर्ड्स, जब भी कभी ये डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो ये रिलेटिव हैं। और रिलेटिव होने का मतलब है कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए। तो ये जो व्हाट वाज हर नेम है, इसमें पहले हर नेम आना चाहिए और उसके बाद वाज लगना चाहिए। मतलब हर नेम सब्जेक्ट होगा और वाज उसकी वर्ब हो जाएगी। ये तरीका होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको कि व्हाट के बाद पहले आप सब्जेक्ट हर नेम लिखें और उसके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो वाज है उसको लिखें। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। आई आस्क्ड 2 पर्सन्स, मैंने दो लोगों से पूछा द वे टू द स्टेशन, स्टेशन जाने का रास्ता मैंने दो लोगों से पूछा। याद रखिएगा कि वे के साथ प्रेपोजिशन टू ही लगाइएगा, ऑफ ना लगाइएगा, क्योंकि हिंदी में आप बोलेंगे ना कि मैंने दो व्यक्तियों से स्टेशन जाने का रास्ता पूछा, और का की अंग्रेजी ऑफ होती है, पर आपको वे के साथ टू लगाना चाहिए। बट नन ऑफ देम न्यू इट, लेकिन किसी को वो रास्ता नहीं मालूम था। ये क्या लिखा है? नन ऑफ देम, किसी को। कितने लोगों से पूछा था आपने? दो लोगों से पूछा था। उन्हीं में से किसी को नहीं मालूम था कि रास्ता क्या है। सर, आपको मालूम होगा कि जब दो लोगों में से चुनाव किया जाए तो या तो आइदर लगाना चाहिए, EITHER आइदर, और नेगेटिव हो तो नाइदर लगाना चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 2 है, इसीलिए जहां पर आपने ये नन लगा रखा है ना, इसको हटाइए और नन के प्लेस पे नाइदर का यूज करिए। ठीक है ना बॉस? बट नीदर ऑफ देम न्यू इट। हाँ, जहां पे 2 लिखा है वहां अगर 3 या 4 होता तो ये नन करेक्ट होता, पर आप ये सोचे कि चलो अब नन आ गया तो 2 को 3 कर दें, तो ये नहीं कर सकते। ये कंडीशन है। सामने दो व्यक्ति बैठे हैं तो उनके हिसाब से आप बात करिए, बात के हिसाब से व्यक्ति को नहीं चुनेंगे। तो टू की वजह से नाइदर का यूज करिए इन प्लेस ऑफ नन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। शी इज वन ऑफ दोज पर्सन हु नेवर लिसन टू द एडवाइस ऑफ हर एल्डर्स। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप हु देख रहे हैं, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। एंटीसीडेंट जो उससे पहले आया हो। हु के पहले कौन आया है? पर्सन्स।
WH वर्ड अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, तो हु के का एंटीसीडेंट कौन है? पर्सन्स। और अकॉर्डिंग के काम करने का मतलब है कि अगर ये लड़का है तो ये भी लड़का। मान लीजिए यहाँ बॉयज लिखा होता तो हु बॉयज होता, या गर्ल्स लिखा होता तो हु गर्ल्स होता। साथ ही साथ ये पर्सन्स प्लूरल है, इसीलिए ये हु भी कैसा है? प्लूरल है। समझ में आ गई होगी बात। चूंकि पर्सन्स जो कि एंटीसीडेंट है हु का वो प्लूरल है, इसीलिए हु भी प्लूरल है। और जब ये हु प्लूरल है तो आगे की वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, और ये प्लूरल है भी सर। लिसन जो है वो प्लूरल है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में एस लगता है। लिसन्स होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि लिसेंस सिंगुलर हो जाती। नहीं लिखा है इसलिए सही है। आगे बढ़िए सर। आगे बढ़ने पर ये देखिए प्रॉब्लम है सर, जब आपका सब्जेक्ट हु प्लूरल है, आगे की वर्ब प्लूरल है, तो आपने जो आगे पॉसेसिव फॉर्म लगाई है वो सिंगुलर क्यों लगा दी? हर क्यों लगाया? हर गलत है, हर को हटा करके देयर का यूज करिए। जैसे कि सर बॉय लिखा हो तो उसके लिए हिज लगाएंगे, लेकिन अगर बॉयज हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे? देयर ही तो लगाएंगे। वैसे ही चूंकि ये सब प्लूरल है, पर्सन्स की तरफ से सब कुछ है, तो जहां जहां हमने हर लगाया है वहां पर हमें THEIR देयर का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, राजकुमार एंड माई सेल्फ। ये देखिए, ये है वर्ब है, वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ ऐसे वर्ड्स जिन्हें आप एम्फेटिक बोल सकते हैं या फिर रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, इन्हें आप सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते। वैसे पूरी बात तो और सच बात यह है कि यहाँ माई सेल्फ एम्फेटिक के रूप में आया है, और एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के जैसे यूज नहीं होता। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इनको आप सेंटेंस की शुरुआत में ना यूज करें। माई सेल्फ को हटा करके क्या लगाए? टिपिकल सब्जेक्ट लगाए, आई। राजकुमार एंड आई। फिर अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन के हिसाब से देखिए, क्या अरेंजमेंट ये ठीक है? तो ठीक है। कैसे? राजकुमार थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। 3-1 ऊपर देखिए सबसे लिखा हुआ, ये देखिए, है ना, 3-1। तो उसके हिसाब से ठीक है। माई सेल्फ को हटा करके आई लगाइए। हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। ये देखिए, चूंकि सिंस चाइल्डहुड लिखा है जो कि टाइम है, इसीलिए इजएमआर की जगह हैव बीन यूज किया गया है। अगर यहां लिखा होता राजकुमार एंड आई आर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, तो ये गलत होता, हम इसे हैव बीन करते। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एवरी मैन, वुमैन एंड चाइल्ड इन द हाउस ऑन फायर। हाउस ऑन फायर का मतलब है वो घर जिसमें आग लग गई हो, है ना, वो घर जो आग से जल रहा हो। तो उस घर का हर पुरुष, हर महिला और हर बच्चा हैव बीन सेव्ड, बचा लिया गया है। सर हिंदी से पकड़िए, उस घर का, जो घर आग में जल रहा है, उस घर का प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे को बचा लिया गया है। बचा लिया गया है। सर जब ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो आपने हैव क्यों लगाया है? आपको इसे क्या कर देना चाहिए? हैज कर देना चाहिए। अब थोड़ा सा रूल और याद करने वाली बात सुन लीजिए। याद रखिए, अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ईच आया हो या एवरी आया हो, फिर एंड से कुछ जोड़ भी दिया गया हो, तब भी आगे की वर्ब सिंगुलर ही होनी चाहिए। मेरी बात देखिएगा, जैसे आपने लिखा ईच बॉय एंड गर्ल, तो एक सेकेंड, ईच बॉय एंड गर्ल, तो ईच बॉय के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। फिर आप लेकिन सोचोगे एंड लगा है फिर गर्ल आया तो प्लूरल हो गया। नहीं सर, आगे अभी भी इज लगेगा, मतलब सिंगुलर वर्ब अभी भी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। उसने पूछा, देखिए ईदर ऑफ ब्रदर्स जब लिखा है तो इसका मतलब है भाई कितने हैं? दो भाई हैं। उसने पूछा कि क्या, वेदर सवाल करने के लिए आता है, क्या ही इसकी हिंदी होती, कि क्या दोनों में से कोई भाई घर पर था? ये देखिए, ये देखिए, जो ईदर आप देख रहे हैं, ईदर को प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो जहां पे वर आपने लगाया है वहां क्या कर दीजिए? वॉज लगाइए। समझ रहे हैं? ये देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूं। आपने लिखा बोथ ऑफ अस, आगे आर लगाया, क्योंकि बोथ प्लूरल है, ठीक। लेकिन अगर लिख दिया जाए ईदर ऑफ अस,
तो आप इज लगाएंगे क्योंकि ईदर सिंगुलर है, वही हुआ है। बोथ ऑफ द ब्रदर्स लिखा होता तो वर ही ठीक था, लेकिन आइदर या ईदर ऑफ द ब्रदर्स लिखा है तो सिंगुलर है, इसीलिए वॉज का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम। यही प्रॉब्लम है सर, एवरीवन के साथ आपने देयर क्यों लगाया? हिज का इस्तेमाल करिए ना सर, एवरीवन सिंगुलर है। सो एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। हॉल में एंटर करने से पहले हर किसी को अपना जो साइन करना है वो भी पूरा का पूरा नाम लिखना है, तो एवरीवन के साथ आपको हिज लगाना चाहिए, दियर नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लेट जेम्स एंड शी। यही प्रॉब्लम है, नियम के मुताबिक लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये जो आप लेट के बाद, माफ करिएगा, हाँ, मैं क्या बता रहा था कि ये जो आप लेट के बाद जेम्स देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है। अब जब एंड के पहले जेम्स ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद शी नहीं, शी को भी ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। शी की जगह क्या लगाइए? हर लगाइए। जेम्स नाउन है, सब्जेक्ट भी माना जा सकता है, ऑब्जेक्ट भी माना जा सकता है, पर क्या शी को आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं बिना उसका चेहरा बदले? नहीं, आपको बदलना चाहिए। लेट जेम्स एंड हर डिसाइड व्हाट दे वांट टू परस्यू रिस्पेक्टिवली। जेम्स और उसे डिसाइड करने दे कि वो क्या परस्यू करना चाहते, क्या करना चाहते हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, यानी कि अपनी अपनी लाइफ में वो क्या करना चाहते हैं। जेम्स को तय करने दीजिए कि जेम्स क्या करेगा, ठीक है, और उसे तय करने दे कि वो क्या करेगी, ये कहा जा रहा है। तो लेट जेम्स एंड हर। 40 नंबर देखिए, ही इज वन ऑफ दोज ऑथर्स। अभी अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर इससे पिछली वाली स्लाइड में था, रिलेटिव प्रोनाउन का जो रूल था उसी से संबंधित ये भी सेंटेंस है। ही इज वन ऑफ दोज ऑथर्स हु, वही कहानी, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होने के नाते अपने एंटीसीडेंट को देखेगा, राइटर्स प्लूरल है, जिस लिहाज से ये हु भी प्लूरल हुआ। और जब ये हु प्लूरल है तो हैज की जगह क्या लगाना चाहिए? हैव लगाना चाहिए। ये जो अक्लेम आप देख रहे हैं ये नाउन है, इसका मतलब फेम से होता है, प्रसिद्धि से हो सकता है, आप इसे रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, रेपुटेशन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक, रेपुटेशन से रिलेट कर सकते हैं। अक्लेम, देखिए अक्लेम को ऐसे अगर लिख दिया जाए, अक्लेम्ड, तो किसी अक्लेम्ड पर्सन, अक्लेम्ड राइटर, अक्लेम्ड जर्नलिस्ट, मतलब एडजेक्टिव हो गया राइटर का, फेमस राइटर को कहा जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर। अब देखिए आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है मिसेस प्रताप और नियम के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, पर आपने वर्ब लिखी नहीं। आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है मिसेस प्रताप जिसके साथ वर्ब आनी चाहिए, पर आपने वर्ब नहीं लिखी। आपने क्या किया? केस इन ऑपोजिशन लगा दिया। केस इन ऑपोजिशन का मतलब है जब सब्जेक्ट से संबंधित ही कोई बात, खासतौर पे सब्जेक्ट का एडजेक्टिव लगा दिया जाए। ये जो बीइंग अ गुड टीचर है ये मिसेस प्रताप की तारीफ में ही तो लिखा है। मिसेस प्रताप एक नाउन है और नाउन की तारीफ कौन करता है? एक एडजेक्टिव। तो जब सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद केस इन ऑपोजिशन आए, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या करेगा? इस केस इन ऑपोजिशन को समाप्त होने देगा और उसके बाद अपनी वर्ब लगाएगा। प्रायः क्या होता है, गलती कैसे की जाती है, यहाँ पर फिर से कोई सब्जेक्ट रख दिया जाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वर्ब के पास ये सब्जेक्ट यहाँ है। यही यहाँ पे हुआ, ये देखिए शी आ गया बेफालतू में, जबकि वॉज सेलेक्टेड जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है? मिसेस प्रताप उसका सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं आप? वॉज सेलेक्टेड का सब्जेक्ट मिसेस प्रताप है, तो फिर शी की क्या नीड है? ये रिमूवल ऑफ प्रोनाउन का हिस्सा है या फिर सुपरफ्लुअस यूज ऑफ प्रोनाउन का हिस्सा। मिसेस प्रताप एक अच्छी टीचर होने के नाते उन्हें सेलेक्ट किया गया था नेशनल अवार्ड के लिए। 42 देखिए, एज सून एज ही सॉ हिज मदर। बहुत बढ़िया सेंटेंस है सर, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। देखिए, हाँ, as soon as he saw his mother he ran to her। run to somebody का मतलब होता है, अरे
माफ करिएगा। हाँ, ये देखिए, रन टू समबडी का मतलब है किसी की ओर दौड़ कर जाना। तो जैसे उसने अपनी माँ को देखा, वो दौड़ के उसके पास गया, वो दौड़ के उनके पास गया एंड एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना, बाहें फैला करके किसी को गले लगाना एक तरीके से, और गले लगा लिया। प्रॉब्लम देखिए क्या है, एम्ब्रेस ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे ट्रांजिटिव वर्ब है? आपने कहा मैंने गले लगाया, तो आप बताइए तो आपने किसको गले लगाया? मैंने तुमको गले लगाया, मैंने उसको गले लगाया, या मैंने इस प्रस्ताव को गले लगाया, मैंने इस सुझाव को गले लगाया? बताइए तो क्या किसे गले लगाया आपने? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। आपको यह मालूम है कि बच्चे ने जब अपनी माँ को देखा और वो उनकी तरफ भागा, तो उसने गले किसको लगाया? अपनी माँ को ही तो लगाया। जैसे ही वो बच्चे ने अपनी माँ को देखा, वो दौड़ के गया, उनकी ओर दौड़ा और उन्हें गले लगाया। एम्ब्रेस्ड के बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। क्या है ऑब्जेक्ट? ही है, हाँ माफ करिए। तो हिज मदर लिखिए। ये देखिए, एंड एम्ब्रेस्ड हिज मदर। लेकिन अब क्या करें आप, मदर नाउन तो पहले ही आ चुका है ना, तो उनका प्रोनाउन लिख दीजिए, हर लिख दीजिए। एंड एम्ब्रेस्ड हर, ये करना है आपको। देखिए क्या किया गया है, आपने यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में ऐड किया है। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब के बाद उस ऑब्जेक्ट को लिखा नहीं गया होता। तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वर्ब के बाद उस मिसिंग ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। याद रखिए कि ये अच्छे सेंटेंसेस में से एक है। जो आज के सेशन का सबसे पहला सेंटेंस था, आई एन टी ना, वो एक बेहद एवरेज कैटेगरी का सेंटेंस था। अगर वो आपको आता है तो कोई बहुत बड़ा तीर आपने नहीं मार दिया। अगर आपको सेंटेंस नंबर 42 की प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, तो आप कह सकते हैं कि आपने तीर मारा है। समझ रहे हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका, ट्रांजिटिव वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है पर लिखा नहीं गया है, तो लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। 43 देखिए, ही प्रॉमिस्ड टू गेट इन टच विद माई सेल्फ। ये देखिए, यही प्रॉब्लम है। सर आपने माई सेल्फ कैसे लगा दिया जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है? सर ऑब्जेक्ट के रूप में माई सेल्फ योर सेल्फ तब आता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट भी सेम हो। जैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो तो आगे माई सेल्फ लगाइए आप, या सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो तो आप आगे हिमसेल्फ लगाएंगे। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, तो फिर क्यों आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं? उसने वादा किया कि वो मुझसे टच में रहेगा। सर टच में मैं रहूंगा, टच में वो रहेगा। वो अलग है, मैं अलग हूं, तो टिपिकल ऑब्जेक्ट लगाइए। टच विद मी लगाइए सर, माई सेल्फ की जगह। ठीक है। एज सुन एज ही हैड द इंफॉर्मेशन फेच्ड, जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मुझसे बात करेगा। ये कॉजेटिव वर्ब का केस है, हैड द इंफॉर्मेशन फेच्ड। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन को निकलवा पाएगा, वो जरूर मुझसे बात करेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज टू बुक्स। प्रॉब्लम आपको पता चल गई होगी। ये देखिए, टू बुक्स हैं तो आपने नन क्यों लगाया? क्या लगाइए? नाइदर लगाइए। ठीक है। हाँ, ये सब पैटर्न है पेपर के, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नन ऑफ दीज टू बुक्स इज यूजफुल। एक चीज और देखिए, ये देखिए इज लगा जबकि इसके पहले बुक्स है, क्योंकि इज वर्ब किसकी है? नाइदर की है। और नाइदर कैसा है? सिंगुलर है। टू की वजह से नन के प्लेस में नाइदर लगाया है, और चूंकि नाइदर सिंगुलर है इसलिए आपने इज का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एवरीवन विजिटिंग द हाउस आस्क्ड द यंग गर्ल। घर आने वाले हर शख्स ने उस छोटी सी बच्ची से पूछा। हाउ की कैसे? ध्यान से देखिएगा सर, ये हाउ बीच में आ गया ना तो अब रिलेटिव हो गया। हु, whom, which, when, what, where, why, how, ये सारे वर्ड जब सेंटेंस के बीच में हो तो रिलेटिव। और रिलेटिव का मतलब है पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो ये जो डिड शी किल है, डिड शी किल, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव लिखा है सर। ऑक्सिलरी वर्ब डिड आ गई है ना, आपको इसे असर्टिव कर देना चाहिए, तब तो पहले सब्जेक्ट होगा।
तो शी लिखिए और किल्ड कर दीजिए। नियम के मुताबिक जब आप पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में होते हैं तो वहां किसी तरीके से कोई ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि डू डज डिड का यूज नहीं किया जाता। शी किल्ड होना चाहिए, डिड शी किल की जगह। सिंगल हैंडेडली का मतलब है अकेले, अपने दम पर, है ना, अपने दम पर उसने ऐसा कैसे किया, ये बात हर कोई जानना चाहता था। हाउ शी किल्ड द वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द एडवोकेट्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन आर ग्रोइंग दीज डेज। ध्यान से देखिए, ये जो आर आप देख रहे हैं ना, ये एडवोकेट्स के लिए आया है, वरना इंडियन ट्रेडिशन तो सिंगुलर है, एज आना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति या सभ्यता की वकालत करने वाले एडवोकेट्स उनको बोलते हैं जो किसी चीज का समर्थन कर रहे हो, वोकल हो। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की वकालत करने वाले लोग बहुत तेजी से इन दिनों ग्रो कर रहे हैं। बट सैडली, लेकिन दुखद है क्या, दोज हु ट्रूली अंडरस्टैंड देम। लेकिन दुखद ये है कि वो लोग, ये ध्यान से देखिएगा, दोज के बाद ये हु आया, रिलेटिव प्रोनाउन, दोज प्लूरल है सर, ये दोज प्लूरल है, इसीलिए हु भी प्लूरल है, और ये देखिए अंडरस्टैंड भी प्लूरल है। लेकिन जो लोग वास्तव में इसे समझते हैं, सर समझते किसको हैं, इंडियन ट्रेडिशन को ना सर, आप ही बताइए। भारतीय सभ्यता की बात करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन वास्तव में जो लोग इसे समझते हैं, किसे समझते हैं, इंडियन ट्रेडिशन को। इंडियन ट्रेडिशन सिंगुलर है, तो आपने देम क्यों लगाया सर, जहां आपने देम लगाया वहां पे क्या लगाइए, इट लगाइए। हु ट्रूली अंडरस्टैंड इट आर गेटिंग मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड हो जाने का मतलब है कम पड़ जाना, उनकी संख्या खत्म होती जा रही है। वैसे तो भारतीय संस्कृति की वकालत करने वाले लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में इंडियन ट्रेडिशन को समझने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से घटती चली जा रही है। 47 देखिए, इंडिया डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी। ये देखिए, आपने सेंटेंस की शुरुआत इंडिया से की, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, लेकिन आपने क्या किया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब नहीं लिखी, केस इन ऑपोजिशन डाल दी। ये देखिए, जैसे आपने डिस्पाइट से शुरू किया, ये देखिए डिस्पाइट से शुरू होकर के यहां तक गया है ये। तो क्या करना चाहिए आपको, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आई तो कोई बात नहीं, ये जो डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, इसके बाद वर्ब लगाइए, और ये देखिए इसके बाद ये देखिए वर्ब लगी भी है, पर आपने एट को भी लगा दिया, इसकी क्या जरूरत है सर। जब इंडिया नाउन को उसका वर्ब मिली नहीं, तो इंडिया के प्रोनाउन को उसकी वर्ब कैसे मिलेगी। मीनिंग है इसका कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी has not been able to secure a permanent seat at the UN। यूनाइटेड नेशंस में अभी तक इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिली है। नियरली 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के 75 सालों बाद भी अभी तक इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिली है इन द यूएन। 48, Why had Somesh left the company with no prior intimation? Intimation का मतलब है सूचना देना, इन्फॉर्म करना जिसको कहा जा सकता है, इंटीमेट करना। ध्यान से देखिएगा, हम अपने सेंटेंस को वाय से शुरू कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, और लेके कहाँ तक चल रहे हैं, यहाँ तक। अगर हम सेंटेंस को इसी इंटिमेशन पे रोक दें तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, क्योंकि ये वाई इंटरोगेटिव है। और देखिए इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी लगा, पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट। लेकिन आपने क्या किया है, हमने किया क्या, हम आगे भी बढ़ गए। प्रश्नवाचक वाक्य आगे नहीं बढ़ेगा, सवाल पूछेगा रुक जाएगा, पर आप आगे बढ़ गए। तो जब ऐसा हो कि कोई किसी सेंटेंस में WH वर्ड शुरू में आए, लेकिन जहां तक आपको सवाल लग रहा हो उसके आगे भी चला जाए, यहां तक सवाल लग रहा था पर इसके आगे भी चला गया, तो इसका मतलब है कि शुरू में आने के बावजूद भी वो WH वर्ड क्या हुआ, रिलेटिव हुआ। और जब रिलेटिव हुआ तो पहले सोमेश लगाइए, उसके बाद हैड लगाइए, सब्जेक्ट फिर वर्ब। याद रखिए, जब तक सवाल लगता है कि यहां तक सवाल है, वहीं पे रुक गए तो वास्तव में सवाल है, प्रश्नवाचक शब्द। लेकिन आगे बढ़ गए तो सवाल नहीं है, इसी वजह से वाई रिलेटिव हो गया। तो रिलेटिव है तो पहले सब्जेक्ट सोमेश लगाइए फिर वर्ब। मल ओवर का मतलब है विचार करना, थिंक ओवर समथिंग, मल ओवर विचार करना। तो हर कोई यही विचार कर रहा था बिना बताए सोमेश ने क्यों कंपनी छोड़ दी है।
क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, एवरी टाउन एंड एवरी विलेज इन इंडिया। आपको प्रॉब्लम पता चल गई होगी कि एवरी टाउन सिंगुलर है, एंड से जुड़ने के बाद प्लूरल हो जाता है, लेकिन अभी अभी पीछे मैंने बताया ईच एवरी के केस में एंड के बावजूद भी सब्जेक्ट को सिंगुलर ही माना जाता है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आर क्यों लगाया है आपने, इज लगाइए। So every town and every village in India is so short of safe drinking water. हिंदुस्तान का हर शहर और हर गांव इस कदर स्वच्छ पेयजल से वंचित है that people are forced, कि लोग मजबूर हैं to drink contaminated water, कि लोग मजबूर हैं दूषित पानी पीने के लिए। कंटामिनेटेड वाटर का मतलब है जो पोल्यूटेड हो एक तरीके से। याद रखिएगा, वाटर के लिए ही आप कंटामिनेटेड का यूज करते हैं। पानी दूषित है तो उसे पोल्यूटेड वाटर नहीं बोलेंगे सर, पोल्यूटेड एयर हो सकती है, लेकिन वाटर हमेशा कंटामिनेटेड ही होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इसे भी देखिए। द मिनिस्टर हैज रिटन टू ऑल हिज कैबिनेट कलीग्स। मिनिस्टर ने अपने सभी कैबिनेट कलीग्स को लिखा है, क्या लिखा है, सजेस्ट किया है कि दे शुड अवेल ऑफ। प्रॉब्लम यही पर है सर, नियम के मुताबिक अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आना चाहिए, ऑफ भी आना चाहिए। ऑफ तो आया है पर रिफ्लेक्सिव नहीं आया। नियम ये है कि अवेल के बाद पहले रिफ्लेक्सिव आए उसके बाद ऑफ आए। तो अवेल है, ऑफ है, बीच में आपको रिफ्लेक्सिव लगाना है। रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट दे है तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, जब आपका सब्जेक्ट दे है तो रिफ्लेक्सिव देमसेल्व्स ही तो होगा। तो मिनिस्टर ने सभी कैबिनेट कलीग्स को यह सुझाव दिया है कि जब भी कभी वो नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली आए तो मेट्रो रेल फैसिलिटी का इस्तेमाल करें। दे शुड अवेल देमसेल्व्स ऑफ। तो ये था आज का सेशन प्रोनाउन पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वहां से देख लें उसे। और इसकी वर्कशीट आप सभी को इस टेलीग्राम चैनल पे, सामने स्क्रीन पे आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, ये इस टेलीग्राम चैनल पे वर्कशीट प्रोवाइड करा दी गई है। इस एप्लीकेशन पे भी वर्कशीट प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक, वहां से उसे डाउनलोड कर ले, देख ले, तब आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।